हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, टेंस के अपने पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस को पहचाना कैसे जाता है। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। टेंस को पहचानने के बाद अगला काम होता है उसका स्ट्रक्चर याद रखना, क्योंकि सभी 12 टेंसेस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, परंतु हर स्ट्रक्चर में कुछ चीजें कॉमन होती हैं और आज मैं आपको उन्हीं चीजों के बारे में समझाने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। किसी भी टेंस में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। अब ये कर्ता क्या होता है? कर्ता का मतलब होता है कोई काम करने वाला। ठीक, तो अब ये कर्ता होता क्या है, इसको हमने समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिनके द्वारा हम समझेंगे कि सब्जेक्ट या कर्ता होता क्या है। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा, मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ बाजार जाने का काम कौन करता है? मैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कहलाएगा? मैं। फिर राजा यहाँ रहता है, तो कौन रहता है? राजा, मतलब यहाँ पे कर्ता कहलाएगा राजा। फिर अनिल और राजा यहाँ खेलते हैं, तो यहाँ पर कर्ता कौन? यहाँ कर्ता दो लोग हैं, अनिल और राजा, तो ये पूरा हिस्सा सब्जेक्ट कहलाएगा, अनिल और राजा। फिर मेरा भाई दिल्ली में रहता है, तो यहाँ कर्ता कौन है? मेरा भाई, तो यहाँ सब्जेक्ट कहलाएगा मेरा भाई। फिर चीता बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे तेज दौड़ने का काम कौन कर रहा है? चीता, मतलब यहाँ पे कर्ता कौन हुआ? चीता। तो कोई भी सेंटेंस जो भी हम लिखते हैं उसमें जो शुरुआत में काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे ही हम कर्ता कहते हैं। किसी भी टेंस में अब अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। अब ये जो सहायक क्रियाएं होती है इंग्लिश में कई सारी होती हैं, ठीक है। अब जितने भी टेंस होते हैं, ठीक है, तो ये सहायक क्रियाएं हर टेंस में अलग अलग इस्तेमाल होती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, समझिएगा। इज, एम, आर, ये तीन सहायक क्रिया हैं। इज, एम, आर, इन तीन सहायक क्रियाओं का उपयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। फिर was, were, इन दोनों सहायक क्रियाओं का उपयोग हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। have, has, इन दो सहायक क्रियाओं का उपयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। इसी प्रकार had, इस सहायक क्रिया का उपयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। do या does, इन दोनों सहायक क्रियाओं का उपयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसी प्रकार did का उपयोग हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं और will, shall का उपयोग हम सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। तो ये सभी सहायक क्रियाएं सेंटेंस को बनाने में सहायता करती हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं सहायक क्रियाएं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसी भी टेंस में अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है उस टेंस की मेन वर्ब। मेन वर्ब, इसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता, उनको हम कहते हैं क्रिया। और क्रियाएं तो बहुत सारी होती हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, बोलना, बताना, ठीक है। तो इन्हीं सारी क्रियाओं को हम इंग्लिश में कहते हैं मेन वर्ब। और इन क्रियाओं का जो रूप होता है वो टेंस के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक। हर क्रिया के 5 रूप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिसके माध्यम से अपन समझेंगे कि वर्ब कैसी होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ पहला एग्जाम्पल, जाना। जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। तो ये गो क्या है? क्रिया का पहला रूप है। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, ये। अब गो का तीसरा फॉर्म होता है गॉन। और चौथा फॉर्म क्या होता है? जब फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा दो तो चौथा फॉर्म बन जाता है। और पांचवा फॉर्म होता है इसका ईएस वाला। ये जो पांचवा फॉर्म होता है ये केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा हुआ आना। आना को अपन इंग्लिश में कहते हैं कम। कम ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। कम की सेकेंड फॉर्म है केम, ये। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है कम। और फोर्थ फॉर्म फिर से कैसे बनी? इसमें आईएनजी लगा दी तो ये हो गया कमिंग। जब किसी शब्द में आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बनाते तो याद रखिएगा, यदि उसमें ई आ रहा है तो उसको आप अलग कर देंगे। जैसे यहाँ कम में ई आया, ई को अलग कर दिया तो ये हो गया कमिंग। फिर पांचवें नंबर की फॉर्म हमने कैसे बनाई? उसमें केवल एस लगा के, ये हो गया कम्स।
फिर तीसरा एग्जांपल है बोलना, बोलने को हम बोलते हैं स्पीक, ये स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है इसकी स्पोक, थर्ड फॉर्म है स्पोकन, और फोर्थ फॉर्म है स्पीकिंग, और फिफ्थ फॉर्म है स्पीक्स। अगला एग्जांपल है बताना, बताना को इंग्लिश में हम कहते हैं टेल, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है टोल्ड, थर्ड भी टोल्ड है, फिर ये है टेलिंग और ये है टेल्स। इसके बाद अगला एग्जांपल दौड़ना, दौड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रन, रन की सेकेंड फॉर्म होती है रैन, थर्ड फॉर्म होती है रन, और फोर्थ फॉर्म होती है रनिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है रन्स। तो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देना है, जैसे ये रन लिखा, रन की स्पेलिंग होती है RUN, ठीक, तो जब इसमें आप ING लगाओगे तो यहाँ पर n को डबल कर देना, RUNNING, यदि आप सिंगल n करते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो ये होती है कुछ एक मेन वर्ड्स। इंग्लिश को यदि आप अच्छे से अच्छे तरीके से बोलना चाहते हो या समझना चाहते हो तो आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा मेन वर्ड्स होनी चाहिए, और जब भी आप कोई मेन वर्ब याद करते हो तो कोशिश करना कि उस वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म आप जरूर देखें, ठीक। ऐसा ना हो कि यदि आप केवल आधी आधी मेन वर्ब याद कर लें, फर्स्ट फॉर्म याद कर लें, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि जब आपको कोई दूसरा टेंस बनाना होगा तो क्या होगा, आपके दिमाग में उसकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म होगी ही नहीं, तो आपको उसको बनाने में प्रॉब्लम आएगी। और ये जो सेकेंड फॉर्म होती है, इस सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि सेकेंड फॉर्म का उपयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, ठीक। तो ये होती हैं मेन वर्ब्स। किसी भी टेंस में जो अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इंग्लिश का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी, क्योंकि इंग्लिश में प्रीपोजिशंस बहुत ज्यादा होती हैं और हर प्रीपोजिशंस के कई कई मतलब निकलते हैं। मतलब एक ही प्रीपोजिशन का एक सेंटेंस में कुछ मतलब होता है तो अगले सेंटेंस में उसका मतलब बदल जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। अब ये प्रीपोजिशंस होती क्या है? प्रीपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष स्थिति बताते हैं या उसकी पोजीशंस बताते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीपोजिशंस होती क्या है। देखिए पहला एग्जांपल ऐसे हमने लिखा इन का मतलब होता है में या के अंदर। जैसे हम किसी चीज के अंदर हैं तो हमारी स्थिति को कौन सा शब्द बता रहा है? के अंदर। तो इसके लिए इंग्लिश में शब्द होता है इन। जैसे हम बोलते हैं कि मैं नदी के अंदर हूं, आई एम इन द रिवर। मैं कमरे के अंदर हूं, आई एम इन द रूम। तो कमरे और मेरे दोनों के बीच की स्थिति को कौन सा शब्द बता रहा है? इन, अंदर। तो इस शब्द को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। दूसरा एग्जांपल जैसे ऑन का मतलब होता है पर या के ऊपर या किसी चीज के ऊपर। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर डायरेक्टली इस तरीके से रखी हुई है टच करके, तब उस कंडीशन में हम उपयोग करते हैं ऑन का। जैसे हम कहते हैं कि किताब टेबल के ऊपर है, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक, तो ये ऑन शब्द क्या कर रहा है? टेबल और किताब के बीच की स्थिति को या संबंध को बता रहा है। ठीक, तो इसे भी हम कहते हैं प्रीपोजिशन। फिर यहाँ लिखा हुआ एट का मतलब होता है पर इसका उपयोग स्थान या समय के लिए हम करते हैं। फिर बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ठीक, जैसे कोई चीज किसी के पीछे है तो हम क्या बोलेंगे? बिहाइंड। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू। वह मेरे पीछे बैठता है, ही सिट्स बिहाइंड मी। तो जब हम किसी की स्थिति बता रहे हैं कि कोई किसके पीछे बैठता है या कोई दूसरा काम करता है तो हम क्या उपयोग करते हैं? बिहाइंड का। फिर अगली प्रीपोजिशन है बिसाइड का मतलब होता है बाजू में। फॉर का मतलब होता है के लिए। जैसे हमने कहा कि यह आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। यह तुम्हारे दोस्त के लिए है, दिस इज फॉर योर फ्रेंड। ऐसे ही अगला एग्जांपल है फ्रॉम का मतलब होता है की ओर से। जैसे कि हम कहते हैं कि यह मेरी ओर से है, दिस इज फ्रॉम मी। ठीक, तो ये कुछ प्रीपोजिशंस हमने यहाँ पर लिखी हुई है। प्रीपोजिशंस इंग्लिश में काफी सारी हैं और आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रीपोजिशंस याद कर सकते हैं आपको कर लेना चाहिए। और जब भी कोई प्रीपोजिशन याद करो तो कोशिश करना कि ये भी पता करो कि उसके और कौन कौन से मतलब निकलते हैं और कौन कौन सी स्थितियों में उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका सेंटेंस के हिसाब से, जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इसका उपयोग बदलता रहता है।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर में जो सबसे अंतिम चीज होती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्म। अब कर्म जो होता है वो किसी भी टेंस में फिक्स नहीं होता है कि हम किस चीज को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे? फिर हम ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो पहले चीजें हमने पढ़ी हैं आप उनको पहचान लीजिए। मतलब यदि कोई सेंटेंस आपको दिया है तो उसमें से आप सब्जेक्ट अलग कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब अलग कर दीजिए, मेन वर्ब अलग कर लीजिए और प्रीपोजिशन अलग कर लीजिए, क्योंकि इनको हम पहचान सकते हैं आसानी से। तो इतनी चीजों को अलग करने के बाद जो भी चीज सेंटेंस में बच जाती है वो सभी चीजें ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। रवि मेरे घर के बाजू में रहता है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है कैसे मालूम चलेगा? उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पहचानते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? रवि। तो ये हो गया सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या आया है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? रहता। तो रहने के लिए इसको हमने बोल दिया, ये हो गया मेन वर्ब। फिर प्रीपोजिशन क्या है इस वाली सेंटेंस में? बाजू में, के बाजू में। तो के बाजू में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिसाइड। तो ये प्रीपोजिशन हो गई। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और प्रीपोजिशन, जब इन चीजों को हमने अलग कर दिया तो बचा क्या? माय हाउस। तो ये जो माय हाउस है ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सब्जेक्ट को अलग कीजिए, मेन वर्ब को अलग कीजिए और प्रीपोजिशन को अलग कीजिए। फिर जो भी कुछ बच जाए वो सबका सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, वह रोज यहाँ आता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह, मतलब ही। मेन वर्ब क्या है? आता। आता मतलब कम्स। ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या इसमें? हेयर और डेली। तो ये पूरा का पूरा क्या कहला जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक। तो किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एक जो भी चीजें अपन ने पढ़ी, ठीक है ना, इनमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में सिखाई गई सभी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें।